हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 5, दैट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हम बात कर रहे थे सेल के बारे में। काफ़ी सारी चीज़ें अभी तक हमने यहाँ पे कवर कर ली हैं। हमने जान लिया है सेल के क्या कैरेक्टर होते हैं, सेल किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो इसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हम एक क्विक रिवीजन कर लेंगे अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या यहाँ पे पढ़ा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, यहाँ तक की बात हम कर चुके थे कि जो सेल होती है उसका जो शेप होता है वो अलग अलग होता है। उसके बाद हमने कहा कि जो सेल होती हैं वो अलग अलग कार्य कैसे करती हैं। क्या बात की हमने हमने अलग अलग सेल के प्रकार देखे और हमने कहा कि जो सेल है, अलग अलग सेल है, वो अलग अलग फंक्शन करती है। जैसे आपने इस इमेज में देखा, हमने कहा बहुत सारी हमारे पास सेल आ गई हैं। जैसे कि 3 प्रकार के ब्लड सेल्स हमारे पास आई हैं। ठीक है, हमने कहा तीनों प्रकार की जो सेल्स हैं उनका कार्य अलग अलग होता है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ कि जो सेल है वो अलग अलग कार्य करती हैं। तो आंसर हमारे पास क्या आया, सेल के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि सेल के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेलीज कौन कौन सी होती हैं, क्या क्या उनके नाम होते हैं, क्या क्या उनका फंक्शन होता है। सबसे पहले हमने क्या बात की है यहाँ पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हमने बात की है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, प्लाज्मा झिल्ली कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमने क्या बात की है, न्यूक्लियस की बात की है, और न्यूक्लियस को हम क्या कह रहे हैं, नाभिक कह रहे हैं। लास्ट हमने बात की है साइटोप्लाज्म की, जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिका द्रव यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, तीनों चीजों के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम एक एक चीज करके यहाँ पे पढ़ रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्लाज्मा झिल्ली यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोई मुझे बता सकता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? जीआईसी बाग वाला कौन मुझे बताएगा, क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, क्या उसके कार्य होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। तो कौन मुझे बताएगा, जीआईसी बाग वाला? माइक लीजिए अपना कोई भी बच्चा। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। और क्या बात की थी हमने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, आउटर मोस्ट कवरिंग है किसी सेल की। हमने कहा था ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म यहाँ पे तैर रहा है, तरल पदार्थ है, और ये क्या है यहाँ पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, आउटर कवरिंग है। हमने पढ़ा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है। जैसे कि जो बाउंड्री होती है उसका फंक्शन होता है कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना, सुरक्षा देना, वही कार्य होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। एक तो ये क्या करती है, सुरक्षा देती है। दूसरा, सेल को क्या करती है, आउटर इन्वायरमेंट से अलग करती है। जो बाहरी वातावरण होता है उससे अलग करेगी। देखिए, ये बाहरी वातावरण है और ये जो अंदर है वो सेल की क्या है, इनर साइड है। तो बाउंड्री क्या है यहाँ पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे क्या है, बाउंड्री है। दूसरी चीज जो यहाँ पे आती है, हमने कहा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल के अंदर कौन सी चीजें जाएगी और कौन सी चीजें नहीं जाएंगी, इसका जो निर्णय लेती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही लेगी। यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेबल यहाँ पे होती है। ठीक है, अब सेलेक्टिवली परमेबल को हमने क्या कहा था, पे चुनिंदा पारगम्य झिल्ली कहा था, यानी कि सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहा था। यानी कि सेल के अंदर और बाहर जो चीजों का विनिमय होता है, जो एक्सचेंज होता है, वो ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज सेल के अंदर जा रही है, कोई भी चीज सेल से बाहर आ रही है। यहाँ पे चीजों का सिलेक्शन होता है। जिस चीज की नीड सेल को होती है वही अंदर जाएगी, जिस चीज की नीड सेल को नहीं होती है वो सेल से बाहर निकल जाएगी। तो सबसे पहले हमने यही देखा था कि कैसे विनिमय होता है सेल के अंदर। हमने कहा था गैसीय एक्सचेंज कैसे होता है, गैसों का विनिमय कैसे होता है। यहाँ पे तो हमने क्या बात की थी, हमने कहा ये सेल है। ठीक है, अब सेल में क्या है, यहाँ पे ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज से हमें क्या है, एनर्जी चाहिए। तो ग्लूकोज से एनर्जी को प्राप्त करने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए ऑक्सीजन बाहर से अंदर आएगी। ठीक है, क्या हुआ, जो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी उसने ऑक्सीजन को अंदर जाने दिया। ठीक है, उसने ऑक्सीजन को यहाँ पे अंदर जाने दिया क्योंकि ऑक्सीजन की यहाँ पे जरूरत थी। अब जब यहाँ पे ग्लूकोज से एनर्जी और यहाँ पे क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बना। इस कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे कोई भी यूज नहीं था, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड बाहर यहाँ पे चली गई है। अब क्या हुआ, देखिए हमने कहा कि यहाँ पे जब भी गैसों का विनिमय होगा, गैसेस एक्सचेंज होगा, तो यहाँ पे डिफ्यूजन की घटना होगी। डिफ्यूजन क्या होता है, यहाँ पे डिफ्यूजन को ही हम विसरण कह रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि विसरण का सरल सा मतलब होता है बहना।
तो क्या होगा यहाँ पे, कोई भी जो गैस है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर क्या होगी, प्रभावित होगी। यानी कि अधिक मात्रा जहाँ पे होगी वहां से वो प्रभावित कहाँ की ओर होगी, जहाँ पे गैस की कम मात्रा है। जैसे कि अंदर ऑक्सीजन नहीं था, तो ऑक्सीजन की ये कंसंट्रेशन है, जो सांद्रता है वो यहाँ कम थी, यहाँ अधिक है। तो जो ऑक्सीजन गैस है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में आया। फिर यहाँ पे क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे काफी बन गई है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन है वो अंदर ज्यादा हो गया है और बाहर कम हो गया। क्या हुआ, गैस हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर यहाँ पे विस्तृत हो गई है। यानी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जो प्रवाह होता है उसी को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। डिफ्यूजन के बारे में हम पढ़ चुके थे और हम बात कर रहे थे यहाँ पे ऑस्मोसिस की। सबसे पहले हमने बात की है कि गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है किसी सेल में। अब हम देखेंगे कि जो पानी है, पानी का जो विनिमय है वो किस प्रकार से होता है एक सेल में। तो हमने कहा कि पानी भी क्या होता है, विसरण की ही एक प्रक्रिया है। यहाँ पे क्या होगा, पानी भी क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर क्या होगा, यहाँ पे विस्तृत होगा। तो क्या डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है, देखिए। अगर हमने यहाँ पे ऑस्मोसिस की डेफिनेशन पढ़ी, हमने कहा इट इज कैरिड आउट बाय मीन्स ऑफ ऑस्मोसिस। Osmosis is a process in which water move from the region of high concentration to one where its concentration is low through a semi-permeable membrane. ठीक है, क्या आपको बताया गया है, ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पानी उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र में एक अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से जाता है। ठीक है, यही बात जो कि हमने डिफ्यूजन में गैसेस के लिए पढ़ी थी। हमने कहा था जो गैसों का जो विसरण है, जो डिफ्यूजन है, वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में हो रहा है। तो यही चीज हमने यहाँ पे बात की। हमने कहा ऑस्मोसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पानी उच्च सांद्रता से यानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाता है, यानी कि निम्न सांद्रता में चला जाता है। अब जब भी डिफ्यूजन की बात आएगी आप गैस को ध्यान में रखेंगे, जब भी ऑस्मोसिस की बात आएगी आप पानी को ध्यान में रखेंगे। लेकिन यहाँ पे हमने एक और चीज देखी, हमने कहा अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से ये क्या होता है, पास होता है। क्या होती है अर्ध पारगम्य झिल्ली, हमने कहा कि वो झिल्ली जिसमें सारी चीजें पास नहीं हो रही हैं, कुछ कुछ चीजें ही पास हो रही हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अर्ध पारगम्य झिल्ली कहते हैं। सिंपल सा है, शब्द ही हमें उसकी मीनिंग को यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, अब अर्ध पारगम्य झिल्ली से क्या मतलब है, वो झिल्ली जिसमें कि सारी चीजें पास नहीं होती है, कुछ सेलेक्टेड चीजें ही पास हो रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या बात की, therefore we can say that osmosis is just a special case of process of diffusion। यानी कि इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑस्मोसिस विसरण की प्रक्रिया का एक विशेष मामला है। डिफरेंस क्या है कि जब हम डिफ्यूजन की बात करते हैं हम यहाँ पे गैसों की बात कर रहे हैं, जब हम ऑस्मोसिस की बात करते हैं तो हम यहाँ पे पानी की बात कर रहे हैं। अब मैंने आपको कहा था कि जो ऑस्मोसिस होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे कि आपको यहाँ पे इमेज पे देखा जा रहा है। अब हमें ऑस्मोसिस की घटना को देखने के लिए हमें एक सेल चाहिए होगी और हमें क्या चाहिए होगा, एक सॉल्यूशन चाहिए होगा जिसमें कि क्या है, वहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो यहाँ पे पानी होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो सॉल्यूशन है उसकी कंडीशन कैसी है। सबसे पहले आपको जानना जरूरी होता है सॉल्यूशन क्या होता है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन क्या होता है, किन किन चीजों से मिलके बना होता है। हमने कहा सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट को मिलकर के क्या बनता है, यहाँ पे सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। ठीक है, क्या होता है, सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। सॉल्वेंट को हम क्या कहते हैं, विलाय कहते हैं। और सॉल्यूट को हम क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। तो यहाँ पे इन दो चीजों से मिलके हमारे पास क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है जिसे हम विलयन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट क्या होगा, जिसका अमाउंट ज्यादा होता है, यानी कि जिसमें चीजें घुलती हैं उसे हम क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं।
यानी कि विलाय क्या होगा, जिसकी अधिक मात्रा होगी। तो ज्यादातर हम क्या करते हैं, पानी में हम चीजों को घोलते हैं, तो हम क्या मान लेते हैं, हमने कहा विलाय क्या है, यहाँ पे पानी है, क्योंकि पानी अधिक मात्रा में, आप कोई भी चीज पानी में ऐड करते हैं तो पानी की मात्रा अधिक होती है। तो पानी यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे एग्जाम्पल में लिख देते हैं पानी। ठीक है, सॉल्वेंट हमारा क्या है, पानी है। अब पानी में आप कोई भी चीजें घोल रहे हो वो फिर क्या है, सॉल्यूट हो जाता है, और सॉल्यूट का अमाउंट यहाँ पे सॉल्वेंट से कम होता है। जो घुल रहा है उसे हम कहते हैं सॉल्यूट, यानी कि इसे हम क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। ध्यान रखिए, हमने कहा हमारे पास एक विलियन है, वहां पे वो दो चीजों से मिलके बना है, एक वो जिसकी मात्रा अधिक है, जिसमें घुल रहा है, उससे हमने क्या कहा, सॉल्वेंट कहा, और मोस्टली सॉल्वेंट क्या होते हैं, यहाँ पे पानी होता है। नेक्स्ट हमने कहा जो दूसरी चीज है वो सॉल्यूट होता है, यानी कि विलेय होता है, जो घुलता है। तो जो घुल रहा है उसकी जो मात्रा है वो कम है, उसे हम विलेय कहेंगे। जिसमें घुल रहा है उसकी मात्रा अधिक है, उसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पे सॉल्वेंट कहेंगे। अब देखिए क्या होगा, हम सेल को लेंगे और हम सॉल्यूशन को लेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जब हमने किसी सॉल्यूशन में सेल को डाल दिया है तो हम देखेंगे कि जो वाटर की मूवमेंट है, पानी का जो मूवमेंट है वो कहाँ की ओर होता है। हम देखेंगे कि पानी कहाँ, या तो सेल से बाहर निकलेगा या सेल के अंदर जाएगा। ये डिपेंड करेगा कि वहां पे सॉल्वेंट की जो मात्रा है वो कितनी है, यानी कि पानी की मात्रा कितनी है, क्योंकि मूवमेंट किसका हो रहा है, पानी का हो रहा है। और हम क्या कह रहे हैं कि पानी का मूवमेंट कैसे होता है, हमने कहा फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। जैसे कि यहाँ पे हमने सेल के रूप में क्या लिया है, एग सेल को यहाँ पे लिया है। ठीक है, अब जब हमने एग सेल को लिया तो हमने यहाँ पे क्या देखा, जो हमारी लास्ट इमेज है वहां पे हम देख रहे हैं कि जो एग सेल है वो फूल गई है, वो बड़ी हो गई है। ऐसा क्यों हुआ होगा, ऐसा इसलिए हुआ होगा कि कुछ ऐसी चीज सेल के अंदर गई है जिसने क्या किया है, सेल के साइज को इंक्रीज कर दिया है। तो हमने सेल को किस में लिया था, यहाँ पे हमने एक सॉल्यूशन में लिया था। और वो सॉल्यूशन कैसा था, यहाँ पे वो सॉल्यूशन ऐसा था, यहाँ पे कंपेयर किया जाएगा। हमने कहा पानी क्या होगा, मूव होगा, यानी ये सेल है, ये क्या है, सेल है, और ये क्या है, सॉल्यूशन है। अब पानी का मूवमेंट इन दोनों के बीच में हो रहा है, तो पानी का मूवमेंट कहाँ की ओर होगा, जो सांद्रता जहां से अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होगा। अगर पानी की सांद्रता सेल के अंदर ज्यादा है तो क्या होगा, और बाहर कम है तो पानी बाहर की ओर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर क्या हुआ कि जो सॉल्यूशन है यहाँ पे पानी की मात्रा अधिक थी, और क्या था, यहाँ पे जो सॉल्यूट था वो कम था। सॉल्यूट पे ही डिपेंड करेगा, क्योंकि सॉल्यूट अगर ज्यादा है इसका मतलब क्या है, सॉल्यूट ज्यादा है तो यहाँ पे सॉल्वेंट कम हो सकता है। देखिए सॉल्वेंट वैसे अधिक होता ही है, लेकिन हम कंपैरिजन कर रहे हैं सेल से। हमने कहा सेल में सॉल्यूट की मात्रा अधिक है या फिर सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा अधिक है। जहां पे सॉल्यूट की मात्रा अधिक होगी वहां पे इसका मतलब है कंपैरेटिवली जो सॉल्वेंट है वो कम होगा। तो हमने क्या बात की, हमने कहा अगर सॉल्यूशन में क्या है, जो सॉल्वेंट है, पानी है, उसकी मात्रा अधिक है और यहाँ पे पानी की मात्रा कम है, तो क्या होगा, पानी यहाँ मूव होगा। तो देखिए क्या चेंज होगा, जब पानी अंदर आया तो पानी अंदर आए तो सेल क्या होगी, यहाँ पे फूल जाएगी। ठीक है, ये है। और जब पानी यहाँ से बाहर जाता है तो क्या होगा, सेल क्या है, यहाँ पे श्रिंक हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। इसी के बेसिस पे हम देखते हैं कि ऑस्मोसिस के कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप हमारे पास आता है वो है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। चलिए, तो अब हम बात करेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में, क्या कहता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, पढ़ लेते हैं। आप देखेंगे, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर आउटसाइड द सेल इज हायर देन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इनसाइड द सेल गेन्स वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। क्या यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि यदि कोशिका के बाहर पानी की सांद्रता कोशिका के अंदर पानी की सांद्रता से अधिक है, क्या कंडीशन है आपके पास, ध्यान दीजिए, कोशिका के बाहर जो पानी की सांद्रता है, यानी कि जिस सॉल्यूशन में हमने सेल को डाला है, जिस सॉल्यूशन में हमने इस सेल को डाला है, अगर उसमें पानी की जो सांद्रता है वो कैसी है, अधिक है, यानी कोशिका के बाहर क्या होगी, पानी की सांद्रता अधिक है, कोशिका में जो है पानी की सांद्रता कम है। यानी कि अगर हम हाई कंसंट्रेशन की बात करें, यहाँ पे क्या है, हाई कंसंट्रेशन है। हमने कहा हाई कंसंट्रेशन कहाँ पे है, सॉल्यूशन में है। लो कंसंट्रेशन कहाँ पे है, यहाँ पे इस सेल के अंदर है।
पानी का मूवमेंट कहाँ पे होगा? फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है, यानी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर पानी का क्या होगा? मूवमेंट होगा। अब क्या होगा अगर पानी का मूवमेंट यहाँ पे हुआ तो देखिए उसके बाद हमें प्रभाव देखने को क्या मिलता है, देखिए तो परासरण की प्रक्रिया से पानी प्राप्त होता है। क्या यहाँ पे यदि कोशिका के बाहर पानी की सांद्रता कोशिका के अंदर पानी की सांद्रता से अधिक है तो परासरण की प्रक्रिया से पानी प्राप्त होता है, यानी कि पानी अब कहाँ जाएगा? जहाँ पे कम सांद्रता थी वहां की ओर पानी विसरित होगा। वाटर कैन मूव इनटू द सेल फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन, यानी कि पानी कोशिका झिल्ली से कोशिका में जा सकता है। अब ध्यान रखिए जो पानी है वो क्या हो रहा है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके आर पार जा पा रहा है। आपको ये भी ध्यान रखना है कौन सी चीजें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार जा सकती हैं, कौन सी चीजें नहीं जा सकती हैं। तो यहाँ पे आप क्या होगा, हमने क्या बात की है कि आप ये ध्यान रखिए कि अधिक पानी है इस सॉल्यूशन में, कम पानी है सेल के अंदर, ठीक है। इसी को ही हम कह रहे हैं हाई कंसंट्रेशन है इस सॉल्यूशन में, कम कंसंट्रेशन है पानी की इस सेल में। अब क्या हुआ, जो पानी है वो इस सॉल्यूशन से सेल में चला जाता है, ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या हुआ, हाइपोटोनिक, in case of hypotonic solution more water enters the cell which result in swelling of the cell, यानी कि हाइपोटोनिक समाधानों के मामले में अधिक पानी कोशिकाओं में प्रवेश करता है जिसके परिणाम स्वरूप कोशिका क्या हो जाती हैं, फूल जाती हैं, या फिर कोशिका क्या हो जाती है, स्वेल हो जाती है, कोशिका बड़ी हो जाती है। यहाँ पे जब आपने ये इमेज देखी थी तो ये इसी का एग्जाम्पल है। क्या हुआ यहाँ पे, हमने एक सेल को लिया, हमने एक सॉल्यूशन को लिया, ठीक है। अब सॉल्यूशन को जब हमने लिया तो हमने देखा कि पानी की जो कंसंट्रेशन थी ये हाई कंसंट्रेशन है और यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है, किसकी, पानी की, किसकी, सॉल्वेंट की। इसका मतलब सॉल्यूट यहाँ पे क्या था, कम था, यहाँ पे सॉल्यूट बहुत कम होगा और यहाँ पे क्या होगा, जो सॉल्वेंट है वो बहुत अधिक था। अब अधिक होगा तो हमने कहा कि पानी क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाएगा। अब जब सेल के अंदर पानी जा रहा है तो ऑब्वियसली बात है आपने क्या देखा, फिर वहां पे सेल फूल जाती है। क्या हुआ यहाँ पे, सेल फूल गई है। क्या कहते हैं इस फिनोमेना को, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हम इसे कहते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन कैसे आते हैं कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल पे क्या प्रभाव पड़ता है, सेल फूल जाती है, सेल सिकुड़ जाती है, या फिर सेल पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आपने क्या ध्यान रखना है कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, जो कोशिका है, जो सेल है, वो फूल जाती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ पानी यहाँ पे बाहर भी निकल रहा है, थोड़ा थोड़ा जो अमाउंट है वो बाहर भी निकलता रहता है, लेकिन अंदर जाने का जो अमाउंट है वो अधिक है। अंदर जाने का जो अमाउंट देखिए वो क्या है, यहाँ पे अधिक है। तो ये बात क्लियर है, ये हमने पढ़ा है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में। इसे आप इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए, ये तो हमारे पास पहली कंडीशन आई थी किसकी, ऑस्मोसिस की। अब यहाँ पे देखिए किसके बेसिस में हम ऑस्मोसिस पढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जो सॉल्यूशन है और जो सेल है उनके बीच में जो पानी का कंसंट्रेशन डिफरेंस है उसके बेसिस से हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। सेकेंड केस जो हमारे पास आता है उसे हम क्या कहते हैं, आइसोटोनिक कहते हैं। अब हमने क्या किया, हमने सेल को लिया सेम और हमने सॉल्यूशन को लिया। तो उसमें क्या था, जब हमने पानी का कंसंट्रेशन देखा दोनों में, तो दोनों में इक्वल था पानी का कंसंट्रेशन। हमने यहाँ पे ये जो कंसंट्रेशन है यहाँ पे भी पानी का कंसंट्रेशन सेम है और सेल में भी पानी का कंसंट्रेशन सेम है। तो क्या होगा यहाँ पे, हमने क्या पढ़ा था, पानी कहाँ मूव होगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में, लेकिन ना तो यहाँ पे किसी का हाई कंसंट्रेशन है ना ही किसी का लो कंसंट्रेशन है। तो क्या होगा, यहाँ पे पानी का कोई आवागमन नहीं होगा। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि कुछ मात्रा में पानी बाहर जा रहा है, तो थोड़े से ये जो एक्सचेंज होता है, लेकिन जितना पानी बाहर जाता है उतना ही पानी अंदर भी आ जाता है। देखिए आपने क्या देखा कि अगर कुछ पानी बाहर जा रहा है तो उतना ही पानी अंदर आ जाता है और सेल पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम सेल के शेप की बात करें तो सेल का जो शेप है वो कांस्टेंट रहता है। तो ऐसे ही आपके पास क्वेश्चन आएंगे, आपसे पूछा जाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में
सेल पे क्या प्रभाव पड़ा था, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सेल पे क्या प्रभाव पड़ा था, या फिर आइसोटोनिक सॉल्यूशन में जो सेल का शेप है वो चेंज नहीं होता है, इसका रीजन दीजिए। तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन और सेल के बीच में जो वाटर का जो कंसंट्रेशन था उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं था, जो पानी की सांद्रता है दोनों में समान थी, इसीलिए क्या हुआ, पानी का विनिमय यहाँ पे नहीं हुआ, पानी का आवागमन यहाँ पे नहीं हुआ। अगर कहीं पे थोड़ा मात्रा में हुआ भी तो वहाँ पे क्या हुआ, जितना पानी बाहर गया उतना ही पानी अंदर यहाँ पे आ गया है और सेल के शेप में कोई भी चेंजेस यहाँ पे नहीं आए हैं। सिंपल सा है यहाँ पे आइसोटोनिक को समझने के लिए। तो आपने क्या क्या चीजें यहाँ पे पढ़ी हैं, आपने देखा है, इफ द सेल आर पुट इन एन इन्वायरमेंट दैट हैज अ सिमिलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एज प्रेजेंट इनसाइड, यानी कि यदि कोशिकाओं को ऐसे वातावरण में रखा जाता है जिसमें पानी की समान मात्रा मौजूद होती है, ठीक है, क्या कह रहा है कि हमने ऐसे सॉल्यूशन को लिया है जहाँ पे पानी का जो कंसंट्रेशन है वो सेम है, किसके कंसंट्रेशन से, जो सेल है उसके कंसंट्रेशन से। नेक्स्ट लाइन हमें क्या बताती है, दिस स्टेट allows for the free movement of water across the membrane without changing the concentration of solution on either side, यानी कि यह अवस्था किसी भी तरफ विलय की सांद्रता को बदले बिना झिल्ली के पार पानी के मुक्त आवागमन की अनुमति देती है, यानी कि यहाँ पे पानी का मुक्त आवागमन हो रहा है। इससे क्या मतलब है, इससे ये मतलब है कि अगर पानी थोड़ा सा बाहर भी जा रहा है तो उतनी ही मात्रा में पानी अंदर भी आ जा रहा है और ये आवागमन चलता है यहाँ पे, जिससे कि सेल के शेप पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। और लास्ट लाइन हमें क्या बताती है, therefore the size of cell does not vary in an isotonic solution because there is no net movement of water, यानी कि इसीलिए सेल का आकार एक आइसोटोनिक समाधान में भिन्न नहीं होता है क्योंकि पानी का कोई शुद्ध संचलन यहाँ पे नहीं होता है। तो ये हमने क्या जाना, हमने जाना कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन में जो सेल होती है उसका शेप जो होता है वो एज इट इज वहाँ पे बना रहता है। तो आपने क्या करना है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, साथ में इमेज भी बनाएंगे, आप दिखाएंगे कि कैसे जो सेल है उसका शेप यहाँ पे एज इट इज है, कैसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जो सेल का शेप है वो बढ़ गया है। तो जब आप यहाँ पे इमेज के थ्रू बताएंगे तो आपका जो आंसर होगा वो ज़्यादा अच्छा यहाँ पे होगा। हमने यहाँ पे बात की है किसके बारे में, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो कोशिका झिल्ली होती है, उसके आर पार चीजें कैसे जाती हैं, हमने इसके बारे में बात की है। तो हमने विसरण की बात की है जिसे हम डिफ्यूजन कहते हैं, और ऑस्मोसिस की बात की है। तो आप सबको क्या करना है, ये दोनों चीजें पढ़ के आनी है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में यस मैं मैम। सबसे पहले आपसे ये पूछूंगी आपने क्या पढ़ा है, जीआईसी कोखार। सारे बच्चे ध्यान से सुनिए, आपको दोनों टॉपिक पढ़ के आने हैं, ठीक है। अगर आपको जो चीजें समझ नहीं आती हैं जब आप पढ़ रहे होंगे, आपको समझ नहीं आएगा, आप क्या करेंगे, मुझसे पूछेंगे, ठीक है। जीआईटी चरबा, आपको मेरी आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, अपना नाम बताइए। माय नेम इज सौम्या यादव। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, सेल के बारे में, यानी कि कोशिका के बारे मैम में हम पढ़ रहे हैं। क्लास अटेंड नहीं कर पाए थे। मैम हम क्लास अटेंड नहीं कर आप पाए क्या, थे ना ये। चलिए कोई बात नहीं, कल से आप लोग क्या करेंगे, क्लास अटेंड करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। ओके मैम। तो आपको क्या करना है, आपके लिए होमवर्क है कि आपको सेल के बारे में पढ़ के आना है। मैं आपसे पूछूंगी कि आपने क्या क्या घर जाके पढ़ा है। तो क्लास, आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, जो भी आपको पढ़ाया जाता है वो आप घर से रिवाइज करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में इतना ही करेंगे, अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।